मैं कुमारी आबेदा बेगम, सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान, शासकीय कमला देवी राठी महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजनांदगांव। मैं आज एमए राजनीति विज्ञान द्वितीय सेमेस्टर चतुर्थ प्रश्न पत्र भारत की विदेश नीति के इकाई 1 के टॉपिक विदेश नीति का अर्थ, प्रकृति, निर्धारक तत्व, भारतीय विदेश नीति के आंतरिक एवं बाह्य निर्धारक तत्व के बारे में बताने जा रही हूँ। मैं लेक्चर के प्रथम भाग में भारतीय विदेश नीति के आंतरिक निर्धारक तत्वों पर चर्चा करूँगी। प्रस्तावना इंट्रोडक्शन के अंतर्गत मैं यह बताना चाहती हूँ कि वर्तमान में विश्व के सब देश एक दूसरे से भौगोलिक तौर पर दूर होते हुए भी संचार के अधुनातन उपायों से पास आ गए हैं। विश्व के देशों की परस्पर निर्भरता भी बढ़ रही है। व्यापार, कला, विज्ञान, संस्कृति जैसे क्षेत्रों में राष्ट्रों के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विस्तार हुआ है। इसलिए वैदेशिक संबंधों को तय करने के लिए विदेश नीति का निर्धारण और उसके अनुसार व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण है। विदेश नीति का अर्थ एवं परिभाषाओं में मैं ये बताना चाहती हूँ कि मोडेलिस्की के अनुसार विदेश नीति राष्ट्रों द्वारा विकसित दूसरे राष्ट्रों के व्यवहार को बदलने वाले कार्यों की व्यवस्था तथा अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में अपने कार्यों की समायोजना है। श्लीचर के अनुसार अपने व्यापक अर्थ में विदेश नीति उन योजनाओं तथा क्रियाओं का सामूहिक रूप है जो एक राज्य अपने बाह्य संबंधों को संचालित करने के लिए करता है। हॉलस्टी के अनुसार विदेश नीति का विद्यार्थी बाह्य वातावरण के प्रति राज्य की क्रियाओं तथा आंतरिक परिस्थितियों का जिनमें उन क्रियाओं का निर्माण होता है विश्लेषण करता है। डॉक्टर महेंद्र के अनुसार विदेश नीति कार्यों की सोची समझी दिशा है जिससे राष्ट्रीय हित की विचारधारा के अनुसार विदेशी संबंधों में उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। विदेश नीति की प्रकृति में हम निम्न बातों के आधार पर इसे समझ सकते हैं। पहली बात है, विदेश नीति राष्ट्र की नीति है। जब कोई राष्ट्राध्यक्ष एक नीति निर्माता के रूप में राष्ट्रीय हितों के परिप्रेक्ष्य में नीतियों का निर्माण और क्रियान्वयन करते हैं तो वह उदाहरणार्थ नेहरू की विदेश नीति, चर्चिल की विदेश नीति, रूजवेल्ट की विदेश नीति नहीं है। वह पूरे देश और उस देश में रहने वाले नागरिकों, समुदायों के हितों का प्रतिबिंब है। दूसरा पॉइंट है, विदेश नीति में कई तत्वों का समावेश है। विदेश नीति को क्रियान्वित करते वक्त इसमें कई बातें प्रमुख होती हैं, जैसे सहयोग, विचारधाराएं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ज्वलंत समस्याएं जैसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, पर्यावरण असंतुलन वगैरह विदेश नीति पर भी गहरा असर डालते हैं। तीसरा पॉइंट है, हितों की रक्षा। विदेश नीति निर्माता देश के प्राथमिक और सामान्य हितों की रक्षा करते हैं, तदनुरूप नीति का क्रियान्वयन करने का दायित्व निभाते हैं। विदेश नीति के निर्धारक तत्व। जो तत्व विदेश नीति को प्रभावित करते हैं उन्हें विदेश नीति के निर्धारक तत्व कहा जाता है। विदेश नीति के बारे में दो बातें प्रमुख है। पहली बात है विदेश नीति का निर्धारण, दूसरी बात है विदेश नीति का संचालन। 4 दिसंबर 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में कहा था, हम लोग चाहे जो भी नीति का निर्धारण करें, हमें अपने राष्ट्रीय हित का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। हम शांति, स्वतंत्रता की बात करते हैं, लेकिन हमें इसका अर्थ भी समझना होगा। कोई भी सरकार अपने देश के लोगों के हित के लिए काम करती है तथा इसके विरुद्ध कोई भी कदम उठाने का दुस्साहस नहीं कर सकती। हर देश अपनी ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर विदेश नीति का निर्धारण करता है।
अब मैं भारतीय विदेश नीति के आंतरिक निर्धारक तत्वों के बारे में बता रही हूँ। पहला तत्व भूगोल, दूसरा इतिहास, तीसरा संस्कृति, चौथा समाज, पांचवा राजनीतिक व्यवस्था, छठवां सैन्य शक्ति, सातवां आर्थिक तत्व, आठवां तत्व है राष्ट्रीय हित। पहला तत्व भूगोल है। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि किसी भी देश की विदेश नीति उसके भूगोल द्वारा निर्धारित होती है। भूगोल में निम्नलिखित तत्व आते हैं। पहला, स्थिति, सिचुएशन। किसी भी राज्य की विदेश नीति देश की स्थिति पर निर्भर करती है। जब नीतियों का उद्देश्य प्रादेशिक सुरक्षा होता है। भारत की स्थिति का महत्व बताते हुए पंडित नेहरू ने 1949 में कहा था कि मानचित्र पर दृष्टिपात कीजिए। यदि आपको मध्य पूर्व को प्रभावित करने वाले किसी प्रश्न पर विचार करना है तो भारत को अवश्य ही सामने रखना होगा। यदि आपको दक्षिण पूर्व एशिया संबंधी किसी प्रश्न पर विचार करना है तब भी आप भारत के बिना कुछ नहीं कर सकते। यही स्थिति सुदूर पूर्व की है। यद्यपि मध्य पूर्व का दक्षिण पूर्व एशिया से कोई प्रत्यक्ष संपर्क नहीं है, फिर भी भारत के साथ दोनों का संपर्क है। दूसरा तत्व आकार है, साइज। 32,87,000 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। इसमें यह तथ्य उल्लेखनीय है कि बड़े क्षेत्रफल की भूमि बंजर या बर्फ से ढकी हुई ना हो, तब राष्ट्र को फायदा होता है। बड़ा आकार सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होता है। ऐसे राष्ट्र को नियंत्रित करना दूसरे देशों के लिए सरल नहीं है। तीसरा तत्व सीमाएं हैं, बाउंड्रीज। भारत की 7 पड़ोसी राष्ट्रों अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल, बर्मा, बांग्लादेश से सीमाएं लगी हुई हैं। कुछ देशों जैसे श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया, मालदीव के साथ समुद्र की समीपस्थ सीमा लगी हुई है। इनसे उठे विवाद तनाव की वजह होते हैं। दूसरा पॉइंट इतिहास है, हिस्ट्री। भारत की विदेश नीति पर इतिहास का प्रभाव निम्नानुसार परिलक्षित होता है। पहला पॉइंट इसके अंतर्गत मैं बता रही हूँ, ब्रिटिश साम्राज्य। पहले शासक और शासित के रूप में संबंध थे, आज भिन्न है। ब्रिटेन के साथ संबंध हम आसानी से नहीं छोड़ सकते। ब्रिटेन की संसदीय पद्धति, उदारवाद, अंग्रेजी भाषा, प्रशासनिक ढांचा, कानून, शिक्षा वगैरह का प्रभाव हमें दिखाई पड़ता है। दूसरा पॉइंट है चीन का प्रभाव। जहाँ तक भारत चीन संबंधों का सवाल है, आज़ादी के बाद सीमा संबंधी विवाद आर्थिक व्यापारिक नज़रिए से हमारे संबंध तनावपूर्ण रहे। हालांकि 1962 के भारत चीन युद्ध के पहले दोनों देशों के संबंध मधुर रहे हैं। तीसरे पॉइंट के अंतर्गत मैं ये बता रही हूँ कि भारत पाक संबंधों की स्थिति। पाकिस्तान पहले भारत का अंग था। भारत द्विराष्ट्र विभाजन के खिलाफ था। विभाजन का असर दोनों देशों की नीतियों, विचारों, इनकी विदेश नीतियों पर पड़ा। तनावपूर्ण संबंधों के मूल में 1965, 1971 का युद्ध, 1999 का कारगिल संघर्ष, 14 फरवरी 2019 पुलवामा आतंकी हमले, इसमें हमारे 40 वीर सपूत शहीद हो गए। ये घटनाएं दोनों देशों के बीच संबंधों की कटुता की द्योतक है। चौथी बात है भारतीय विदेश नीति पर राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय से ही भारत ने साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद का विरोध किया। आज़ादी हासिल करने के बाद भारत की विदेश नीति उपनिवेशवाद विरोधी रही। विश्व में जैसे इंडोनेशिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया, लीबिया, साइप्रस वगैरह पराधीन उपनिवेशों की आज़ादी का भारत ने पुरजोर समर्थन किया है। तीसरा तत्व संस्कृति है, कल्चर।
भारतीय संस्कृति वासुदेव कुटुंबकम की रही है। भारतीय संस्कृति अहिंसा परमो धर्मः की भी रही है। गांधी जी अहिंसा के विचार पर चलते थे। अहिंसा का मतलब सिर्फ किसी की हत्या न करना नहीं है। इसका आशय मन, वचन और कार्य से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना भी है। अहिंसा एक नैतिक मूल्य है। गांधी जी का मत था कि लोकतंत्र और हिंसा एक साथ नहीं रह सकते। भारत के सांस्कृतिक संबंध विभिन्न देशों श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, इंडोनेशिया इत्यादि से रहे हैं। अगला तत्व समाज है, सोसाइटी। लोकतंत्र में विदेश नीति राष्ट्रीय सामाजिक वातावरण से गहरे रूप से जुड़ी हुई होती है। समाज में निम्नलिखित बातें शामिल हैं। पहला पॉइंट, राजनीतिक समाज। वर्तमान समय में अनेक राजनीतिक बदलाव हुए जिससे भारतीय राजनयिक, सैन्य अधिकारी और नौकरशाही में भी गुणात्मक परिवर्तन हुए। इनके आपसी तालमेल से ही विदेश नीति को नई दिशा मिलेगी। दूसरा पॉइंट है राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया। सामाजिक राजनीतिक एकता का सफल विदेश नीति के लिए होना जरूरी है। एक श्रेष्ठ विदेश नीति वही होती है जिसमें सामाजिक राजनीतिक एकीकरण हो सके। भारत विविधता में एकता का उदाहरण है। अतएव देश की आंतरिक राजनीति में जातीय, भाषाई, सांप्रदायिक और अन्य संकीर्ण मान्यताओं से राष्ट्रीय एकता और अखंडता कार्य संचालन में बाधा होती है। बाहरी शक्तियों के दखल की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए देश की आंतरिक राजनीति विभिन्न वर्गों और समूहों में भेदभाव रहित एकता कायम करने वाली नीतियों का निर्माण करना चाहिए। यह सुदृढ़ विदेश नीति के लिए बहुत जरूरी है। पांचवा तत्व, राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था में हम निम्न बातों का अध्ययन करेंगे। पहला, दलीय संरचना। भारत जैसी संसदीय शासन प्रणाली में विदेश नीति के निर्णय औपचारिक रूप से संसद में सत्ताधारी दल द्वारा लिए जाते हैं, पर विरोधी दल भी सशक्त तरीके से अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं। वे सत्तारूढ़ दल पर अपनी पैनी नजर रखते हैं। उनका राजनीतिक प्रणाली पर अपना प्रभाव होता है। कई बार शासक दल में भी आम सहमति नहीं बनती और कई बार बहुदलीय व्यवस्था की वजह से विदेश नीति निर्माण हेतु यह जरूरी हो जाता है कि वह जनसाधारण की सहमति पर आधारित हो। भारतीय राजनीतिक दलों की विचारधारा, उनकी संरचना, उनकी कार्य पद्धति का विश्लेषण करने पर विदेश नीति का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। दूसरा तत्व दबाव समूह है। विदेश नीति के निर्धारण में किसी भी देश की आंतरिक स्थिति और दबाव समूहों की प्रमुख भूमिका होती है। आंतरिक रूप से मजबूत देश की विदेश नीति भी मजबूत होती है क्योंकि उसका मनोबल ऊंचा रहता है। इसके विपरीत जिन देशों में आपसी मतभेद और राजनीतिक अस्थिरता होती है उनकी विदेश नीति निष्क्रिय और भावहीन होती है। तीसरा तत्व जनमत है। इसके बारे में मैं ये बताना चाहती हूँ कि जनमत का विदेश नीति पर प्रभाव पड़ता है। उल्लेखनीय है कि कृष्णा मेनन को जनमत के दबाव में प्रतिरक्षा मंत्री के पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। उनके कार्यकाल में 1962 में भारत चीन से हार गया था। छठवां पॉइंट सैनिक शक्ति है। विदेश नीति के निर्माण में सैन्य शक्ति प्रमुख है। इसके लिए दो बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पहली बात है सैन्य शक्ति राज्य की आर्थिक स्थिति पर निर्भर है। दूसरा पॉइंट है सैन्य शक्ति बड़ी ताकतों के लिए अधिक जरूरी है, पर इसका यह मतलब नहीं कि भारत की विदेश नीति में सैन्य क्षमता का स्थान नहीं है। आज के बदलते अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में अपनी राष्ट्रीय सीमाओं की हिफाजत के लिए निर्धारित सैन्य शक्ति रखना अत्यंत जरूरी है। भारत को प्रतिरक्षा व्यय, सैन्य साज सामान, सैनिकों को युद्ध संबंधी वर्तमान तकनीक का ज्ञान,
सैन्य प्रशिक्षण, सैन्य प्रक्षेपण का ज्ञान जैसे मुद्दों पर गंभीरता से विचार करना होगा, क्योंकि ये विदेश नीति पर असर डालते हैं। अगला तत्व आर्थिक तत्व है। आर्थिक संपन्नता देश के आर्थिक विकास पर असर डालती है। आज़ादी के बाद भारत निर्धन और आर्थिक रूप से दुर्बल देश था। ऐसा सदियों के आर्थिक शोषण, सांप्रदायिक दंगे, शरणार्थियों की समस्या वगैरह के कारण हुआ। भारत के सामने कई आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हुई, जैसे बेरोजगारी की समस्या, खाद्यान्न की कमी, व्यापारिक हित। भारत ने सोवियत संघ द्वारा प्रायोजित नियोजित अर्थव्यवस्था को लागू किया और समाजवादी संरचना का समाज निर्मित करने का फैसला किया। अमेरिका से भी भारत ने मधुर संबंध कायम किए। स्पष्ट है, व्यापारिक हितों के नजरिए से भारत को अमेरिका, ब्रिटेन, रूस के साथ मित्रता रखना जरूरी है। चौथा पॉइंट है तकनीकी सहायता। औद्योगिक विकास के लिए भारत गुटबंदी से अलग रहकर गुटनिरपेक्षता की नीति पर अवलंबित रहकर तकनीकी सहायता प्राप्त करे। पांचवी बात है विदेशी सहायता। विदेश नीति के निर्धारण में विदेशी सहायता महत्वपूर्ण है। भारत चूंकि एक विकासशील देश है, हमारी विदेश नीति अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। आजाद भारत के सामने औद्योगिक विकास के लिए अत्यधिक खाद्यान्न उत्पादन का उद्देश्य था। इस उद्देश्य की पूर्ति विदेशी सहायता से ही हो सकती है। यही कारण है कि भारत का 98% व्यापार पश्चिमी देशों के साथ था। अगला तत्व राष्ट्रीय हित है। किसी भी देश की विदेश नीति का उद्देश्य राष्ट्रीय हित होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, पहला स्थायी राष्ट्रीय हित, दूसरा अस्थायी राष्ट्रीय हित। मैं स्थायी राष्ट्रीय हित के बारे में बताना चाहती हूँ कि देश की अखंडता और सुरक्षा स्थायी राष्ट्रीय हित है, जो कभी भी बदलते नहीं। दूसरा अस्थायी राष्ट्रीय हित जैसे खाद्यान्न, विदेशी पूंजी, आर्थिक और तकनीकी विकास, औद्योगिक विकास इत्यादि, ये परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। अमेरिका के भूतपूर्व विदेश मंत्री चार्ल्स इवांस के अनुसार विदेश नीति का निर्माण सूक्ष्म सिद्धांतों के आधार पर नहीं होता, वरन ये इनके राष्ट्रीय हितों के क्रियात्मक विचारों की परिणति होती है। विदेश नीति का आंतरिक निर्धारक तत्व वाला पहला भाग समाप्त हुआ। दूसरा भाग मैं सेकंड लेक्चर में बताऊंगी विदेश नीति के बाह्य निर्धारक तत्व को।